नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर जौनपुर से है, जहां जुमे की नमाज को लेकर अटाला मस्जिद के पास सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस को तैनात किया गया है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग किया गया है और 16 दिसंबर को अटाला मस्जिद सर्वे की रूपरेखा बनाई जाएगी। अटाला मस्जिद मंदिर विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है और शहर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो अटाला मस्जिद पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि जुमे की नमाज के बाद किसी प्रकार की हिंसा या बवाल ना हो। इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन को अटाला मस्जिद के चारों तरफ अलर्ट किया गया है और उनको तैनात किया गया है, जहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। तो विवेक कुमार हमारे सहयोगी जौनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अटाला मस्जिद विवाद को लेकर मामला कोर्ट में है और आज जुमे की नमाज है, तो फिलहाल क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई? जौनपुर में जो है जुमे की नमाज को लेकर अटाला मस्जिद के बाहर भारी सुरक्षा बल जो है सुरक्षा दृष्टि तैनात की गई है, क्योंकि अटाला मस्जिद जो मंदिर मस्जिद का मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। 16 दिसंबर को जो है सर्वे को लेकर जो है एक टीम बनाई जाएगी। इसके बाद सर्वे होने की जो संभावना जा रही है, उसी को लेकर कोई बवाल ना बढ़े या कोई हिंसा ना हो, इसी को लेकर जो है अटाला मस्जिद के बाहर की जवान जो है मुस्तैद है जी। जुमे की नमाज विवेक आज रही और कुछ चहल पहल देखने को मिली और अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान, किसी प्रकार की चीजें? और शिवम, बिल्कुल आपको बता दो, जनपद जौनपुर जो है गंगा जमुनी का मिसाल पेश करते चला आया है। हालांकि जो है जौनपुर में कोई इस तरह कोई अहिंसा की जो बवाल या इस तरह कोई खबर सामने नहीं है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का अधिकारी जो है हर मस्जिदों पर, जो अटाला मस्जिद से लेकर तमाम छोटे छोटे मस्जिदों पर जो है तैनात रहे और सकुशल जो है जुम्मे की नमाज संपन्न हो गया है। विवेक, हमने संभल में देखा था कि वहां पर सर्वे करने गई जांच की टीम के बाद वो हल्ला होता है, फिर बड़ी हिंसा हो जाती है और फिर लोगों की मौत भी उसमें हो जाती है। उसके बाद फिर सब कुछ मामला पूरा तरीके से बिगड़ जाता है और इस वक्त जौनपुर में भी कुछ इसी तरीके का मामला है, वहां पर भी सर्वे कराने की मांग की जा रही है। इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहा, स्थिति सब कुछ सामान्य या किसी प्रकार की गतिविधि भी देखने को मिली? और देखिए, जुमे की नमाज को लेकर पुलिस को अलर्ट है, लेकिन संभल हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरे प्रदेश में जो है एक बैठक किए हैं अधिकारियों के साथ, जो निर्देश दिया गया है। लेकिन जौनपुर की हम बात करें तो पुलिस और एलआई की टीम लगातार जो है निगाहें बनाई हुई है और इस तरह से पूरे पल पल की जो अपडेट लिया जा रहा है, कहीं कोई हिंसा ना हो। 16 दिसंबर को जो सर्वे टीम आती है जो सर्वे करने के लिए, पुलिस उससे पहले तैयारी कर ली है। विवेक, जैसा कि आपने कहा कि जौनपुर जो है वो गंगा जमुनी तहजीब को फॉलो करता है, वहां पर हिंदू हो या मुसलमान सब एक साथ रहते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। उसका एग्जाम्पल भी देखने को मिला, उदाहरण कि यही वजह है कि जुमे की नमाज के बाद भी सब कुछ शांति रही और प्रशासन को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल, जो है जौनपुर जो है अपना जो है शुरू से गंगा जमुनी के मिसाल पेश करके चला है। चाहे हिंदू के पक्ष के लोग हों, हमेशा जो है मुस्लिम पक्ष के त्यौहार में शामिल होते हैं, वही मुस्लिम पक्ष के लोग भी तो हिंदू के त्यौहार शामिल होते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, और हिंदू पक्ष की जो अधिवक्ता है वो कोर्ट से जो है मंदिर होने का दावा किए, अब कोर्ट के फैसले आने का सभी स्वीकार करने की बात करें, फिलहाल देखने वाली बात होगी जी। तो विवेक, ये अटाला मस्जिद ही मतलब उसके आसपास ही पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है या आसपास, क्योंकि अटाला मस्जिद के 2 किलोमीटर चाहे दाएं तरफ चले जाइए या बाएं तरफ, मस्जिद ही मस्जिद है, तो हर मस्जिद के सामने पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया या सिर्फ अटाला मस्जिद खासकर जहां सर्वे कराने की मांग की जा रही? संभल हिंसा के बाद जो है जनपद के जो बड़े मस्जिदों पे हैं, अटाला मस्जिद, बड़ी मस्जिद में हर जगह पुलिस के जवान जो तैनात किए गए, लेकिन अटाला मस्जिद पर सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया और सीओ और खुद मौके पहुंचे हैं। महिला थाने की पुलिस और पुरुष थाने की पुलिस जो है, तमाम कोतवाली की पुलिस और राजकाली चौकी की पुलिस सभी तैनात किए गए, सभी जो है सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहेंगे। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो रुख करेंगे अगली खबर की ओर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की दुखद मौत के मामले में बेंगलुरु की मराठा हल्ली पुलिस ने अपनी जांच अब तेज कर दी है और इसी क्रम में एक टीम ने जौनपुर पहुंचकर स्थानीय थाने में कागजी कार्रवाई को पूरा किया और निकिता सिंघानिया के घर नोटिस चस्पा किया।
हालांकि निकिता सिंघानिया का परिवार पहले से ही घर में ताला जड़कर फरार हो चुका है। अतुल सुभाष ने वायरल वीडियो में अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया पर प्रताड़ना, वसूली और भ्रष्टाचार समेत कई लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया और निकिता सिंघानिया का परिवार गिरफ्तारी के डर से फिलहाल फरार है। और इस बीच निकिता सिंघानिया का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो किसी होटल में बैठी हुई नजर आई। तो विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, अब चूंकि बेंगलुरु की टीम भी जौनपुर पहुंच चुकी है, क्या कुछ कार्रवाई की गई बेंगलुरु पुलिस की टीम की तरफ से? और कार्रवाई के समय क्या निकिता सिंघानिया के घर पे कोई मौजूद था, कोई था जिससे पुलिस ने बातचीत की या फिर किसी तरीके से सबूत जुटाने का प्रयास किया गया? शिवम, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो सीसीटीवी फुटेज आई है वो निकिता की मां की है, ना कि निकिता की है। निकिता अभी बेंगलोर पुलिस के डर से जो है फरार है। पूरे मामले को लेकर जो है बेंगलोर के इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस को लेकर बेंगलोर पुलिस जो है जौनपुर कल देर रात पहुंची। उसके बाद कोतवाली में जो है कागजी कार्रवाई के बाद आज जौनपुर पुलिस के साथ निकिता सिंघानिया के यानी मायके से पहुंची है। हालांकि जो 2 दिन पहले ही निकिता सिंघानिया की मां और उसके भाई जो है घर पर ताला लगाकर फरार हो गए थे। बेंगलुरु केस में मृतक के भाई के तहरीर पर निकिता सिंघानिया, उसके मां और नीता सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और बड़े पिताजी सुशील सिंघानिया के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया। तो उसी केस के सिलसिले में आज जो है बेंगलुरु पुलिस जो है जौनपुर पहुंची है। उनके आवास पर नोटिस छपवाया और नोटिस में दर्शाया गया है कि यदि 3 दिन के अंदर निकिता या उसके परिवार वाले जो बेंगलोर के संबंधित थाने पर हाजिर नहीं होते तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं हमने बेंगलोर पुलिस से बातचीत करने का प्रयास किया तो मीडिया कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन शिवम, बता दें इस वक्त यहाँ मौजूद है जिला कोर्ट है और बेंगलोर पुलिस जो है जिला कोर्ट में जो है और मौजूद है और जिला कोर्ट में जो है परमिशन लेने की जो है बेंगलोर पुलिस पहुंची है। और परमिशन लेने के बाद जो है बेंगलोर पुलिस फैमिली कोर्ट में भी जाएगी, क्योंकि जो मृतक जो है अतुल सुभाष जो है और जो है एक बयान जो जारी किया था, बयान में निकिता उसके परिवार वालों का नाम दिया था, वही सिस्टम पर भी सवाल खड़ा किया था। वहीं बेंगलुरु पुलिस हो सकती है और जज से भी जो है कुछ पूछताछ कर सकती है। लेकिन अभी कोई सूत्र बता रहे, कोई ऐसा पुख्ता सबूत अपने पास नहीं है जज से पूछताछ हो सकता है या नहीं। लेकिन कोर्ट के अंदर ही अभी बेंगलुरु पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है और चर्चा ये है कि निकिता के वकील से भी जो है पूरे केस को डिटेल के बारे में जो है जानकारी ली जा सकती है। वही जो है मृतक अतुल सुभाष के अधिवक्ता से भी बेंगलुरु पुलिस जो है पूरी जो है केस के सिलसिले में बातचीत करेगी। तो विवेक, ये जो निकिता के माँ बाप और भाई जो फरार चल रहे हैं, क्या इनकी गिरफ्तारी भी बेंगलुरु की टीम कर सकती है या जौनपुर की ही टीम करेगी? देखिए शिवम, देखने वाली बात तो केस के सिलसिले में बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची है। फिलहाल जो है नोटिस तो छपवा दिया गया है, लेकिन क्या बेंगलुरु पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल होती है? क्या उन्हें साथ ले जाती या खाली हाथ से लौटना पड़ेगा? क्योंकि जो है नोटिस में साफ तौर पर लिखा है 3 दिन के अंदर और सभी केस में जो आरोपी है वो जल्द संबंधित थाने बेंगलोर के थाने पे हाजिर हो। जी विवेक, अब चूंकि ये लोग फरार चल रहे हैं तो ये लोग कहाँ हैं अभी? इसको लेकर कोई जानकारी? चूंकि होटल में सीसीटीवी में तो आए हैं, उसके बाद से ये लोग कहाँ हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जो है बेंगलुरु पुलिस जो है निकिता उसके परिवार के मोबाइल नंबर से जो है सर्विलांस जिस सुराग में लगी, लेकिन सूत्रों की माने तो निकिता जौनपुर में कहाँ है ये कोई बता नहीं जा सकता। लेकिन चर्चा ये है कि निकिता मीडिया के कैमरे के सामने आ सकती है, क्योंकि हमने जब बड़े पिताजी से बातचीत किया था उनका कहना था निकिता जो है जल्द मीडिया के कैमरे के सामने आएगी और अपनी बयान देगी। हर कोई जो है निकिता का इंतजार कर। ठीक है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बेंगलुरु की टीम वो जौनपुर पहुंच चुकी है और निकिता सिंघानिया के परिवार की पता लगाने और उनका परिवार पहले से ही यानी कि निकिता सिंघानिया के भाई और माता पिता सब फरार चल रहे हैं और एक होटल में निकिता की मां जो है वो बैठी हुई दिखाई दे रही हैं सीसीटीवी के जरिए। हालांकि अभी वो कहाँ हैं इसको लेकर कोई फिलहाल पुलिस के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बेंगलुरु की टीम पहुंच चुकी है। सभी प्रकार के कागजात जो है वो जुटाए जा रहे हैं। तो निकिता सिंघानिया का पूरा परिवार फरार चल रहा है। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और अब पुलिस जो है
तो बेंगलुरु की मराठा हल्ली पुलिस का एक्शन और फिर टीम जौनपुर पहुंच चुकी है और इसी क्रम में एक टीम जौनपुर भी पहुंची है और स्थानीय थाने में कागजी कार्रवाई को देखने और फिर तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा से लाइव आ रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि हम उसके अनुसार कैसे काम करते हैं। ये देखना है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि इस महान देश का शासन हमारे संविधान में निहित उच्च सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैंने तो संविधान निर्माण का दायित्व बहिष्कृत वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिया है। ये वही संविधान है जो समय समय पर हमारा रक्षा कवच बनता है। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए ये हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। संविधान ही लोकतंत्र की प्राणवायु है और जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना शानदार अच्छा संविधान दिया, वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने भी सत्ता पक्ष से वो बात रखी और कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस संविधान पर लगभग 75 वर्ष में के बाद भारत की संसद में फिर चर्चा हो रही है। मैं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात को रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट उल्लेख है प्रस्तावना में। मैं प्रारंभ करता हूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मप्रिय लोकतांत्रिक गणराज्य से। आज अध्यक्ष जी, सीमाओं की रक्षा करना संप्रभु का प्रथम कर्तव्य है। और अध्यक्ष महोदय, जिस देश की सीमाओं की सुरक्षा में जहां पर समय समय पर सेंध लगती हो, और हमारे माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। हमारे संसदीय मंत्री राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन के बिल्कुल बगल में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं, न जाने कितना वहां पर गांव की तरह घर बसा दिए गए हैं। लद्दाख की तरफ अभी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। हम अपनी सीमा में ही पीछे हटे हैं और चीन जो हमारी सीमा में अंदर आ गई थी, वो हमारी सीमाओं से ही आंशिक रूप से पीछे हटी है। और अध्यक्ष महोदय, उस सीमा के पास एक रिजांगला मेमोरियल बना था। हमारे सरकार के लोग ये जानते होंगे
कि जिस समय ये बात उठी लद्दाख को लेकर के, उस रजांगला के मेमोरियल को तोड़ दिया गया। आज वो रजांगला मेमोरियल वहां नहीं है। और उस लड़ाई के लिए अध्यक्ष महोदय, हमारी फौज के लिए कहा गया था कि हमारी वो बहादुर फौज है अध्यक्ष महोदय, यही तो फर्क है। कहां पर था, कहां पर बना अब। और अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बताना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, मंत्री जानते होंगे, मंत्री जी, केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी और पड़ोसी देश ने क्या क्या नहीं कहा गया। और वो समय आएगा जब हमें मानसरोवर और कैलाश पर्वत पे जाने के लिए भी वो देश हमें रोकने लगेगा। तो हमारी आज 75 साल बाद सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं? क्या लद्दाख की वो फिंगर्स जहां पर हम पहले थे, क्या हमारी फौज वहीं खड़ी है कि नहीं खड़ी है? अगर आप रजांगला मेमोरियल जानते होंगे तो लद्दाख की वो सीमाएं जो हमारे देश के अंदर थी, क्या हमारी सीमा वहां तक है कि नहीं है? आज नहीं है। ये देश समाजवादी गणराज्य बने। समाजवाद का सरल शब्दों में अर्थ है कि समता और संपन्नता हो। लेकिन देश में अध्यक्ष महोदय 2014 के बाद विषमता जिस तेजी के साथ बढ़ी है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 140 करोड़ में से 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं। अध्यक्ष महोदय, जो देश को ये कहते हो कि हम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार पे चलने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 3 पर पहुंच गए और ऊपर जाएंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं और दूसरी तरफ देश की संपूर्ण संपत्ति के 2/3 हिस्से पर कुछ परिवारों का कब्जा है, अगर सरकार में ये बहादुरी और हिम्मत है तो इस 60% गरीबी के रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है? अगर आपकी अर्थव्यवस्था ऊंचाई पर जा रही है तो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो 60% गरीब लोग हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? और जहां समय समय पर सरकार अपने आंकड़े देती है, कम से कम ये आंकड़े भी दे दे कि गरीबी रेखा पर जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि 5% लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। हमारा प्रेमबली कहता है कि धर्म निरपेक्ष गणराज्य बने, राज्य की निगाह में सभी धर्म सम्मान हैं। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है। यही ना अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। रुक करेंगे अब खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पुलिस अभिरक्षा में ले जाए जा रहे आरोपी के साथ हुए मारपीट में नया मोड़ आ गया है और पुलिस द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई को लेकर जिले का प्रधान संग्रामबंद हो गया है। और बीते 2 दिसंबर को जिले के बांसी तहसील परिसर में पुलिस के 2 जवानों और दूसरे लोगों के बीच मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा जानकारी ली गई थी और पुलिस अभिरक्षा में ले जा रहे अभियुक्त पर ग्राम प्रधान और बाकी लोगों द्वारा मारपीट किया गया, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव किया। बांसी पुलिस द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर दबंग हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। तो पुलिस अभिरक्षा में
मारपीट में एक नया मोड़ आ गया है और एक तरफा कार्रवाई पर प्रधान संघ पूरी तरीके से लामबंद हो चुके हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि लाइट सही करते वक्त करंट लगा और जिससे लाइनमैन बुरी तरीके से झुलस गया। ट्रांसफार्मर में फेज सही करते वक्त यह हादसा हुआ, जहां पर बुरी तरीके से झुलसे लाइनमैन राजेश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज सैफई के लिए रेफर किया गया उसे। लाइनमैन ट्यूबवेल पर लगे ट्रांसफार्मर का फेस सही करने गया था और लाइनमैन के परिजनों का आरोप है कि शटडाउन लेने के बाद भी लाइन को जोड़ा गया। छिबरा मऊ नगर के मोहल्ला सैयदवाड़ा की यह पूरी घटना। करंट लगने से लाइनमैन जो है वो झुलस गया और अब ये चूक है या लापरवाही, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि परिजनों का ये कहना था कि शटडाउन लिया गया था, लेकिन बावजूद इसके बिजली को पास किया गया और इसके बाद शटडाउन होने के बावजूद भी बिजली सप्लाई की गई और फिर इतनी बड़ी घटना ने मोड़ ले लिया। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही एक तरीके से सामने आई है, जहां पर करंट लगने से लाइनमैन जो है वो बुरी तरीके से झुलस गया। और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, ट्रांसफार्मर में फेज बदलने गया था लाइनमैन और इस दौरान बिजली सप्लाई को फिर से चालू कर दिया गया और बुरी तरीके से लाइनमैन उसमें झुलस गया। और बिजली विभाग की ये चूक है या बिजली विभाग की लापरवाही, क्योंकि परिजनों का ये आरोप है कि शटडाउन लेने के बावजूद भी बिजली सप्लाई वापस से चालू कर दी गई और लाइनमैन इसकी जद में आ गया, चपेट में आ गया, जो कि बुरी तरीके से झुलस गया है। और ट्रांसफार्मर में फेज बदलते वक्त यह पूरा हादसा हुआ। तो करंट लगने से बिजली विभाग का लापरवाही सामने आया है, जहां पर लाइनमैन जो है बुरी तरीके से झुलस गया। तो मेरठ में तमंची के बल पर युवक ने युवती का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। घर में घुसकर युवकों ने उस युवती का अपहरण किया और शोर सुनकर पहुंचे लोगों को गोली मारने की धमकी भी दी। कार से अपहरण कर युवती को आरोपी साथ ले गया और युवती की मां ने पुलिस में शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। तो पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला बताते हुए युवती की तलाश में जुट गई। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के मदीना कॉलोनी का यह पूरा मामला है। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।